So hi everyone, this is Akshansh Garg. So welcome to this concept by series. So this video is regarding valuation rule. मेरे को ऐसा लगता है कि यार एग्जाम में वैल्यूएशन रूल्स तो 100% आते ही आते हैं। और अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के टाइम, एग्जाम से एक दिन पहले सेंटर के बाहर कभी भी देख के जाओगे ना, 15 मिनट के आसपास लगभग ये वीडियो रहेगा जिसके अंदर आपका पूरा वैल्यूएशन रूल मस्त रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई वैल्यूएशन रूल क्यों लगा रहे हैं, कौन सा वैल्यूएशन का क्या रूल नंबर है, रूल नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार लाइक जरूर मार देना, क्योंकि ट्रस्ट में आपको इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। शुरुआत करते हैं रूल 27 से। लेकिन रूल 27 से भी पहले सबसे पहली बात ये आती है कि वैल्यूएशन रूल की जरूरत क्यों पड़ी, वैल्यूएशन रूल आए क्यों। देखो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी प्राइस सप्लायर डिक्लेयर करता है ना, उसी पे हम जीएसटी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलिंग माई क्लासेस ऑफ 8,000 रुपीज एंड गवर्नमेंट विल टेक जीएसटी ऑन 8,000 रुपीज। अगर मैं 10,000 की बेचूंगा तो 10,000 रुपए पे जीएसटी। इफ आई विल सेल फॉर 15,000 तो 15,000। तो व्हाई वैल्यूएशन रूल्स रिक्वायर्ड। इन्होंने बोला कि यार कई ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि रूल्स डिसाइड करना जरूरी है, इससे जीएसटी क्या पता, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि जीएसटी चोरी होगा, तो वैल्यूएशन रूल से जीएसटी चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, भी आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन रूल्स में अमेंडमेंट भी हुए, वो भी अपन साथ के साथ देखते रहेंगे। रूल नंबर 27 क्या बोलता है? रूल नंबर 27 ये बोलता है कि जब प्राइस सोल्ली इन मनी नहीं है, सोल्ली इन मनी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरी क्लास 8,000 रुपीज की, आपने मुझे 8,000 रुपीज दे दिए, बात खत्म हो गई। पर आप मुझे भी क्या कर रहे हो, आप मुझे 5,000 रुपीज तो मनी में दे रहे हो, और आप मुझे बोल रहे हो कि ये पैसों के 5,000 रुपए तो कैश दे दिया आपने मुझे, अब बाकी पैसे के बदले आप मुझे क्या कर रहे हो, एक मोबाइल फोन दे रहे हो। ठीक है, मतलब पूरा पैसा मनी में नहीं दे रहे मुझे आप। अभी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशन रूल की जरूरत है, क्योंकि वो जो पर्सन सामान दे रहा है ना, आपको मोबाइल दे रहा है, तो आप तो उसका कुछ भी वैल्यू मान लोगे। आपने तो उसका वैल्यू कम वैल्यू अज्यूम कर लिया आपने, तो कम पे आप जीएसटी दोगे। तो उस केस में हम बताएंगे आपको कि जीएसटी कैसे देना है। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं आईडीटी पढ़ाता हूँ, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आपने एक पर्टिकुलर बच्चे से, मान के चलो जिसका नाम है राहुल, राहुल से मैंने क्या किया, 5,000 रुपीज लिए प्लस एक मोबाइल फोन लिया। तो रूल नंबर 27 लग जाएगा। रूल का नंबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर मनी में नहीं आया। तो डिपार्टमेंट बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब मेरे को पूछेगा कि आप यही क्लास बाकी बच्चों को क्या दे रहे हो, आपकी क्लास में कितने बच्चे, बोले चलो 5,000 बच्चे बैठे हैं, बाकी बच्चों को क्या फीस दे रहे हो आप। मैंने बोला 8,000 रुपीज। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये इसी वैल्यू पे आप इसका भी जीएसटी दे दो। ठीक है साहब। दूसरा केस, मान के चलो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मान के चलो राहुल पहला ही बच्चा है, तो मैंने बोला कि ओपन मार्केट वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्या करो, कैश प्लस काइंड कर लो। कैश प्लस काइंड कर लो कि भाई राहुल क्या कर रहा है, 5,000 रुपए लाया, और मोबाइल का वैल्यू जाके देखो आप अमेजोन पे क्या वैल्यू है, फ्लिपकार्ट पे क्या वैल्यू है, कितने का मोबाइल है, तो आप क्या करो कैश प्लस काइंड कर लो, उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं। तीसरा केस क्या है, मान के चलो कैश या काइंड भी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा। सर क्यों डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो पुराना फोन ले आया हो। ठीक है, तो अभी कैश प्लस काइंड डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, ओपन मार्केट वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, लाइक काइंड क्वांटिटी की जो वैल्यू है वही वैल्यू मान लो। लाइक काइंड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि बाकी और कोई तो इंसान होगा जो मेरे जैसा आईडीटी पढ़ाता होगा, वो जितनी प्राइस चार्ज कर रहा है उस पर आप जीएसटी दे दो। और लास्ट क्या बोलता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं साहब ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, राहुल पहला ही बच्चा है, तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। दूसरा कैश प्लस काइंड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुराना फोन लिया है। तीसरा मैं कह रहा हूं लाइक एंड क्वांटिटी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईडीटी पढ़ाता ही मैं हूं पूरे हिंदुस्तान में, मेरा जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं, या इस सब्जेक्ट को कोई पढ़ाता ही नहीं। डिपार्टमेंट कह रहा है भाई देख तेरे को छोड़ेंगे तो नहीं, अभी तू एक ही बच्चा है, इकलौता सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है तू ऐसा, लेकिन हम जीएसटी जरूर लेंगे तुमसे। रूल 30 और 31 डिटरमाइन करेंगे कैसे जीएसटी लेना है, वो अभी अपन रूल 30 और 31 में आके देखेंगे। अगला सवाल ये आता है कि रूल 28 क्या बोलता है। रूल 28 क्या बोलता है, तो रूल 28 बोलता है कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सामान दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरी एक दूसरी ब्रांच है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और मैं उस ब्रांच को सामान ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरी एक दूसरी ब्रांच है जो कि क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और मैं उस ब्रांच को सामान ट्रांसफर कर रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड ना, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, जैसे मान के चलो मेरी फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर और मेरा आउटलेट है, शोरूम है जयपुर के अंदर। अभी दो अलग अलग स्टेट हैं, दो अलग अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। मेरा सामान दिल्ली से जयपुर मैंने ट्रांसफर करा, क्या किया मैंने, दिल्ली से सामान जयपुर ट्रांसफर करा। सवाल ये आता है कि क्या उस पर जीएसटी लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। विदाउट कंसिडरेशन किया मैंने, फ्री में किया तो भी जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा, वो आपने सप्लाई चैप्टर में देखा होगा शेड्यूल 1 पैरा 2 के अंदर कि हाँ हाँ साहब जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, उस केस में जीएसटी कैसे लगाएंगे, तो इन्होंने बोला कि अगर आप रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को सामान ट्रांसफर कर रहे हो ना,
तो उस केस में आपको जीएसटी कैसे लगाना है, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू देखो, ठीक है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का जो सामान है उसको 90% करो। अब आप बोलोगे 90% क्यों कर रहे हैं। तीसरा क्या है, रूल 30 और 31। तो 27 तो क्लियर था, 28 क्या बोलता है, अगर आप रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सामान दे रहे हो तो ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड क्वांटिटी का 90% और रूल 30 और 31। अब आप बोलोगे कैश प्लस काइंड कहां गया, अरे कैश प्लस काइंड तो रूल 27 में होगा ना, वहां पे थी वो बात की काइंड में कंसिडरेशन आ रहा था, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना काइंड में कंसिडरेशन आ रहा हो, तो कैश प्लस काइंड जैसा तो कुछ है नहीं। ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड क्वांटिटी का 90% और रूल 30 और 31, ठीक है जी। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सेम बात रूल नंबर 29 भी बोलता है। अभी 29 का जो 28 का जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो भी बताऊंगा। 29 क्या बोलता है कि अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स सामान दे रहे हो एजेंट को, जैसे सपोज करो मैंने अपने एजेंट को बोला कि भाई ये सामान ले ले, इसको बिकवा दे। शेड्यूल 1 पैरा 3 में देखा था प्रिंसिपल एजेंट, कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान दे रहा है फ्री में और बोल रहा है एजेंट को कि भाई तू इसको बिकवा दे, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में भी सेम रूल 28 के जो रूल्स है ना, ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का 90% और रूल 30 और 31 वही लगेगा। लेकिन रूल नंबर 28 गुड्स प्लस सर्विस दोनों के ऊपर है और जो कि रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए है। रूल नंबर 29 सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे है और वो एजेंट के ऊपर लगता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 28 और 29 अभी इन डेप्थ जाएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क है, पर अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लास्ट टाइम रिवीजन आप ये मान के चलो कि इन दोनों का लगभग वैल्यूएशन रूल सेम है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एजेंट कौन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन में एजेंट दे रखा हो तो एजेंट ही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड दे रखा हो सोल सेलिंग एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही का एजेंट हो। मैंने एक कॉन्सेप्ट बाइट बना रखी है एजेंट के ऊपर, अगर आपको इसको डिटेल में जाके देखना है तो उस कॉन्सेप्ट बाइट एजेंट वाली में जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सोल सेलिंग एजेंट तो वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा और उसके ऊपर रूल नंबर 28 लगेगा, ठीक है। तो सोल सेलिंग एजेंट भी रिलेटेड पर्सन ही माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, मेरे ही पैन नंबर पे दूसरा रजिस्ट्रेशन, उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है साहब। इतना आपको समझ में आया। अभी 90% क्यों कर रहे हैं ध्यान से समझना। पहले मैं आपको रूल 29 का एग्जांपल देता हूं, फिर रूल 28 का एग्जांपल दूंगा। रूल 29 में क्या लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पूरा एग्जांपल दे रखा है जिसको मैंने चार्ट से समराइज करने की कोशिश करी है। मान के चलो कि एक प्रिंसिपल है, उसने अपने एजेंट को सामान दिया फ्री में, बोला भाई तेरे को इस सामान को बेचने का है, ठीक है। एजेंट ने ये सामान मार्केट में 5000 रुपीज का बेच दिया। अभी अनादर इंडिपेंडेंट सप्लायर था, देखो मान के चलो मैं एजेंट हूं, अभी मैं प्रिंसिपल से सामान ले रहा हूं और मार्केट में बेचूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरा भी उसमें कुछ प्रॉफिट करूंगा ना। मैं एजेंट हूं, मैं प्रिंसिपल से सामान ले रहा हूं तो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचूंगा मैं। तो प्रिंसिपल से जो मैंने सामान लिया वो तो फ्री में लिया या कम पैसों में लिया या कितने भी पैसों में लिया, गवर्नमेंट उस वैल्यू को तो बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि फेयर प्राइस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट है कि वो मेरा प्रिंसिपल है तो ये प्राइस फेयर नहीं होगी, तो गवर्नमेंट ने कहा वैल्यूएशन रूल लगाओ। गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो एक बात करो, क्या बताया था वैल्यूएशन रूल में, ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। ओपन मार्केट वैल्यू क्या हुई, तो जैसे मैं प्रिंसिपल से सामान ले रहा हूं, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट सप्लायर हो, ठीक है, मान के चलो प्रिंसिपल की फैक्ट्री है, मैं उससे सामान ले रहा हूं। अब मैं प्रिंसिपल से ना लेके अगर किसी अनरिलेटेड पर्सन से, उसकी भी फैक्ट्री है, प्रिंसिपल जैसा ही सामान वो भी देता है मेरे को, ठीक है, उससे अगर सामान लेता है तो कितने का मिलता है, तो बोल रहा है 4550 का मिल रहा है। और अगर मैं इसको मार्केट में बेच रहा हूं, ठीक है, मैं मार्केट में अगर इसको बेच रहा हूं तो 5000 रुपीज का बिक रहा है, तो डिपार्टमेंट पता है क्या बोल रहा है, जो जो सामान आप मार्केट में बेच रहे हो ना उसका 90% कर लो, आप ये अज्यूम करो कि 10% आपका प्रॉफिट है, तो ओपन मार्केट वैल्यू तो हो गई 4550 और 5000 का 90%, विच एवर इज लोअर। सर विच एवर इज लोअर क्यों, हमेशा विच एवर इज लोअर ही लेना है आपको, हमेशा विच एवर इज लोअर ही लेना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, देखो प्रैक्टिकली भले कुछ भी करते हो, हमको आईसीआई के सॉल्यूशन के हिसाब से जो अपन देखते हैं ना ओपन मार्केट वैल्यू, जैसे रूल 27 में भी हम देख रहे थे ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं तो कैश प्लस काइंड, नहीं तो लाइक काइंड क्वांटिटी, नहीं तो रूल 30 और 31। रूल 28 और 29 में हमने क्या देखा, ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। अभी आपको मल्टीपल अगर वैल्यूज पता है, ओपन मार्केट वैल्यू भी पता है, लाइक काइंड क्वांटिटी का 90% भी पता है, तो क्या लें आप, तो इन सब में जो सबसे कम आ रही हो वो लो। वैसे तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ ही रहेगा कि आपको कम वाली लेनी है, नहीं भी लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर लो कि आपको कम वाली ही लेनी है, ठीक है। तो ये 90% क्यों किया, 90% इसलिए किया क्योंकि भाई अगर एजेंट मार्केट में सामान बेचेगा तो अपना उसका खुद प्रॉफिट मार्जिन भी तो होगा, एंड बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग कि भाई जितने में उसने सामान बेचा ना उसका 90% कर देते हैं, 10% प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अभी आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे, क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 42 है, उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर पता है क्या दे रखा है कि एक बैंगलोर यूनिट करके है जिसने इक्विलिब्रियम सेल्स करके एक पर्सन है, उसको अपना एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है।
बैंगलोर यूनिट करके है, उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम सेल्स करके एक पर्सन है, क्या नाम है पर्सन का, इक्विलिब्रियम सेल्स, जो कि एजेंट है, उसको अपॉइंट किया बैंगलोर ने, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बैंगलोर यूनिट ने अपना सामान ट्रांसफर किया इक्विलिब्रियम सेल्स को, जिस सामान की कॉस्ट थी 7,25,000 रुपीज। तो बैंगलोर यूनिट ने सामान ट्रांसफर किया इक्विलिब्रियम सेल्स को, और सामान की कॉस्ट थी 7,25,000 रुपीज की, जो कि बैंगलोर यूनिट के लिए थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है कि इक्विलिब्रियम सेल्स ने यह सामान मार्केट में बेच दिया 7,65,000 रुपीज का। 7,65,000 रुपीज का ये सामान उस भाई ने क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया। 7,65,000 रुपीज का ये सामान मार्केट में बेच दिया। अगला पॉइंट ये आता है कि इक्विलिब्रियम सेल्स ने, नीचे लिखा हुआ है, अनदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर सप्लाइड द गुड्स ऑफ लाइक कैन एंड क्वांटिटी टू इक्विलिब्रियम सेल्स एज वन सप्लाइड बाय द बैंगलोर यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 7,75,000। ये बोल रहा है कि जैसा सामान बैंगलोर यूनिट ने सप्लाई किया था ना, वैसा ही सामान किसी दूसरे इंडिपेंडेंट पर्सन ने, जो कि रिलेटेड पर्सन नहीं था, उसने सप्लाई किया 7,75,000 रुपीज का। अभी देखो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक कैन क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31 ऐसे रट के जाते हैं। अगर आप इस बेसिक चीज को रट के जाओगे ना, तो आप पता है क्या करोगे, आप ऐसा कर दोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है कि लाइक कैन क्वांटिटी का सामान खरीदा जिसका प्राइस 7,75,000 रुपीज था, आप इसका 90% कर दोगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, एक बार पॉज करो वीडियो को और एक क्वेश्चन रीड करो, ध्यान तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो सामान आप अपने इक्विलिब्रियम सेल्स जो है ना, जो अपने प्रिंसिपल से लेता है ना, वैसा ही सामान उसने किसी दूसरे पर्सन से लिया जो कि 7,75,000 का था, और उस सामान को मार्केट में बेचता है 7,65,000 का। तो आप मुझे बताओ 90% किसका करेंगे, 90% इसी का तो करेंगे। तो 7,65,000 का 90% बेसिकली देखा जाए तो ओपन मार्केट वैल्यू हो गई, और 7,75,000 विच एवर इज लोअर, ये आंसर होगा इसका। अभी जो बच्चे रट के जाते हैं वो पता है क्या करेंगे, 7,75,000 का 90% कर देंगे। लॉजिक समझो आप कि 90% क्यों कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर लैंग्वेज में घुमा दिया, आईसीआई ने घुमा दिया। अब आईसीआई के आंसर में आपको लिखना क्या है, तो देखो आंसर में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि रूल नंबर 28 लगेगा। 28 क्यों, सोल सेलिंग एजेंट है, राइट, रूल नंबर का एक नंबर होता है। फिर आपने रूल लिखना है ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। अभी एक्चुअल में आंसर कैसा लिखना है, अभी देखो ओपन मार्केट वैल्यू क्या थी आपकी 7,75,000, पर आपको इसको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लिखना, आप समझ नहीं रहे बात को। आंसर निकालना आप सीख गए, लेकिन अब लिखना भी सीखो। आईसीआई देखो क्या लिखेगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक एंड क्वांटिटी 7,75,000 है ये ओपन मार्केट वैल्यू, लेकिन इसको कैसा लिख रहा है आईसीआई, एज इट इज लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी हुई है कि भाई लाइक एंड क्वांटिटी का जो सामान आया है वो 7,75,000 का है, ठीक है। अभी आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका 90% क्यों किया। फिर आईसीआई नीचे क्या लिख रहा है, इसको लिखा इन्होंने 7,75,000, फिर लिखा 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, जो मार्केट में सामान बेचा ना उसका 90%, तो 7,65,000 का 90%, तो ये आंसर आ जाएगा 688,500। अगला सवाल आता है, देखना आप, इसी के जस्ट नीचे सवाल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कब करना है 90%, किसका करना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और दे रखा है नीचे आपको, उसके क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है, ये एजेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, रूल 29। इसमें क्या बता रखा है कि आपने क्या किया, अपने एजेंट को सामान ट्रांसफर किया जिसकी कॉस्ट 95,000 रुपीज थी, ठीक है। एजेंट का नाम था धरा एंटरप्राइजेस। अभी क्वेश्चन में बोला है कि धरा एंटरप्राइजेस ने ये सामान मार्केट में 1 लाख रुपीज का बेच दिया। धरा एंटरप्राइजेस हैज सोल्ड द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी एज द वन सप्लाइड बाय रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद टू अ अनरिलेटेड कस्टमर एट 98,000। अभी आप बोलोगे कि सर इसमें तो दो सेलिंग प्राइस दे रखी है, दो सेलिंग प्राइस दे रखी है कि धरा ने क्या करा, जो जैसा सामान अपने एजेंट से लिया था ना, वो 1 लाख रुपीज में भी बेच दिया और 98,000 रुपीज में भी बेच दिया। अभी 90% किसका करें और ओपन मार्केट वैल्यू किसको माने, क्योंकि देखो पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्लियरली, अगर आप इसको वापस से पॉज करके रीड करोगे ना, तो क्लियरली ये दे रखा है कि देखो हमने जैसा हमारा प्रिंसिपल था ना, वैसा ही एक दूसरा आदमी था जिससे हमने सामान लिया 7,75,000 का। साफ साफ लाइन दे रखी है, अगर आप ये नीचे की 3 लाइन देखोगे तो, ठीक है। जैसा इक्विलिब्रियम सेल सामान, जैसा हमारे प्रिंसिपल से हमने सामान लिया, वैसा ही किसी दूसरे पर्सन से सामान लिया 7,75,000 में, और मार्केट में बेचा 7,65,000 में। क्लियर लाइन दे रखी है, तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुआ 90% किसका करना है, जब कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। अभी जब सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर दो जगह इन्होंने सामान बेचा, एक तो बेचा कि भाई ऐसा गुड्स 1 लाख रुपीज में बेचा और 98,000 में बेचा, तो आपको 90% किसका करना है, देखो आपको 90% उसका करना है
जो क्वेश्चन में एज इट इज वर्ड लिखी हो ना कि आपने लाइक एंड क्वांटिटी का 90% करना है, भाई मेन एज पर द प्रोविजन तो मेन लाइन यही है। तो इस क्वेश्चन में देखो एज इट इज लाइन क्या लिखी हुई है, लाइक एंड क्वांटिटी का सामान बेचा हमने अनलिमिटेड कस्टमर को जो कि 98,000 का है, तो इसका 98% 90% करो। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को, कई लोग जो बहुत ज्यादा दिमाग रखते होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये इंसान गलत एक्सप्लेन कर रहा है। भाई मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनको क्लियर नहीं है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि लॉजिकली क्यों 98,000 का 90% होना चाहिए, क्यों 1 लाख का नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि भाई एग्जाम में आपका काम हो जाए। काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है, इतने से टाइम में नहीं बताया जा सकता, चाहता तो सिर्फ रिविजन करा के निकल जाता। तो अगर अब वापस से क्रक्स निकालता हूं, क्रक्स ये है कि अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट जैसा बन रहा है जैसे यहाँ पे बना हुआ था पहले वाले पार्ट में, या फिर अगर आप बुक में देखोगे जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ था प्रिंसिपल से खरीदा वैसे सामान, तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है 90% किसका करना है। जब समझ में नहीं आ रहा तो लॉ की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है ना कि जो लाइक काइंड एंड क्वांटिटी वाला है उसका 90% करना है, तो फिर उसका 90% करके आ जाना। ये क्रक्स है भाई, ये अभी तुमको शॉर्ट टर्म के लिए क्रक्स है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसके लॉजिक्स है बहुत, ठीक है। तो तुम्हारा काम हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। रूल नंबर 27, 28, 29 हो गया। 28 रिलेटेड पर्सन पे लगता है, और वो कब लगता है, गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। सोल सेलिंग एजेंट पे रिलेटेड पर्सन है। 29 एजेंट पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगता है। 30 क्या बोलता है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना 27 ना 28 ना 29, तो बोल रहा है जो आपकी कॉस्ट है ना उसका ही 110% वैल्यू मान लो। आप कॉस्ट का 110% वैल्यू मान लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग कि हम 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। कॉस्ट का 110%। अभी जैसे सपोज करो मैंने किसी को क्लास दी, ठीक है, राहुल को क्लास दी, थोड़ा लाइटिंग का इशू होगा क्योंकि अभी पावर इशूज है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने राहुल को क्लास दी, तो अभी मैं डिपार्टमेंट को बोला ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, कैश प्लस काइंड भी नहीं समझ में आ रहा, पुराना मोबाइल दे दिया, लाइक काइंड क्वांटिटी भी नहीं है, सब्जेक्ट भी इकलौता है, तो गवर्नमेंट बोली रूल 30 और 31 ले लो। 30 में क्या बोली गवर्नमेंट, कॉस्ट का 110% ले लो। मैं बोला मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, मेरी कोई कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट है ही नहीं मेरी, तो उसका 110% भी कैसे लूँ। तो गवर्नमेंट बोली अब रूल 30 से भी नहीं निकल पा रहा। मैंने कहा नहीं, रूल 31 पे आते हैं, बैच जजमेंट असेसमेंट। इसमें जो डिपार्टमेंट वैल्यू बताएगा वही वैल्यू मान लेना है। इसका मैंने एक समरी कंपैरिजन भी बना रखा है, और यहाँ पे रूल 29 में मैंने लिखा हुआ है साफ साफ 90% ऑफ प्राइस चार्ज फ्रॉम अनरिलेटेड कस्टमर, और ये एज इट इज लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक एंड क्वांटिटी ऑफ टू एन अनरिलेटेड कस्टमर, इसका 90% करना है, ठीक है। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। अभी आता है रूल 31A पे। 31A क्या बोलता है, लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग में कैसे वैल्यू माननी है। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो इसमें हम वैल्यूएशन रूल क्यों लगा रहे हैं, हम उस बंदे से पूछेंगे तूने कितना कमाया, वो झूठ बताएगा, फिर हम कोई ऑडिट तो करवाने बैठे नहीं, तो फिक्स बता दिया इन्होंने कि तू चाहे उससे कितना भी प्रॉफिट कमा चाहे मत कमा, लेकिन हम तो इतने अमाउंट पे ये वैल्यू मानेंगे और तेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉटरी के केस में गवर्नमेंट बोलती है जो भी फेस वैल्यू होगी ना उसका 100 डिवाइड बाय 128 कर लो। जैसे इंटरेस्ट को हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं ना, तो लॉटरी को भी आप क्या मानो कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है ना उसके अंदर जीएसटी का इंक्लूडेड है, 28% की रेट से है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लो लॉटरी को। और बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग को क्या मानो, जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मैंने 5,000 रुपए घोड़े पे लगा दिए, बैटिंग पे लगा दिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी 5,000 रुपए पे 28% जीएसटी दो। फिर आप, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 5,000 रुपीज लॉटरी पे लगा दी, तो गवर्नमेंट बोलेगी अब जीएसटी पता कैसे निकलेगा, 5,000 डिवाइड बाय 128 इंटू 28। आई थिंक यू आर गेटिंग द डिफरेंस, समझ में आ रहा होगा। ये तो लॉटरी के केस में है, ये बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, रूल 28 के अंदर एक अमेंडमेंट भी था, वो भी बताना था। अमेंडमेंट में के अंदर क्या बोल रखा है, देखो अगर आप सप्लाई चैप्टर देखा होगा आपने, तो उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा था कि अगर एक कंपनी, एक रिलेटेड कंपनी अपने किसी दूसरी कंपनी को, सपोज करो एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी, कोई एक सब्सिडरी कंपनी है जो बैंक से लोन ले रही है, होल्डिंग कंपनी गारंटी दे रही है उसकी। अब गारंटी कोई फ्री में तो देता नहीं है, पर मान के चलो ये फ्री में दे रही है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है, सपोज करो 50 करोड़ का लोन लिया, इसकी गारंटी एक्स लिमिटेड दे रहा है, तो फ्री में क्यों दे रहा है गारंटी। तो इन्होंने बोला कि अगर ये फ्री में गारंटी दे रहा है या मान के चलो पैसों में भी दे रहा है, पर हम तो वैल्यूएशन रूल लगाएंगे कि भाई ये जो गारंटी दी है ना इसने, इसका क्या वैल्यू माने। तो इन्होंने बताया आपको, इस पे क्वेश्चन आने के अब की बार 100% चांसेस है, इसका क्या वैल्यू माने। तो इन्होंने पता है ये बोला कि जितना भी लोन का अमाउंट था उसका 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। सपोज करो ये बोल रहा है वाई लिमिटेड कि भाई मैंने तो क्या किया 7 करोड़ रुपए चार्ज करे, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है 1% और 7 करोड़, 1% कितना हुआ 50 लाख, और 7 करोड़ एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अभी वो कह रहा है, कंपनी कह रही है एक्स लिमिटेड मैंने तो फ्री में दी है गारंटी, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, एक्चुअल कंसिडरेशन 0 है
और 1% ऑफ टोटल लोन, 50 करोड़ का 1% कितना हुआ 50 लाख, तो 50 लाख रुपीज क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। रूल 31A ऊपर ने देख लिया। 31B क्या बोलता है? 31B बोलता है ऑनलाइन मनी गेमिंग, और 31C बोलता है कसिनो वाले केस में क्या होगा। तो दोनों के केस में सेम सही है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में होगा, जैसे सपोज करो एक ऐप है, आप ऑनलाइन रमी खेल रहे हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है। अभी मैंने उनके वॉलेट में ना 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, मैंने उनके वॉलेट में 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए कि भाई मेरे को गेम खेलने का है, ठीक है। अभी सपोज करो मैंने 800 रुपये के गेम ही खेले, 200 रुपये बच गए, कंपनी ने मेरे को 200 रुपये क्या कर दिया, रिफंड कर दिया वापस से। कंपनी ने मेरे को 200 रुपये रिफंड कर दिए कि 200 रुपये आप ले लो। अभी एक बार जब मैंने शुरू में जितने का रिचार्ज करा दिया ना, उतने पे जीएसटी लगेगा, भले ही कंपनी रिफंड कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार जितना अपना पैसा डाल दिया उस पर आपको टोटल अमाउंट पे जीएसटी देना पड़ेगा। कंपनी अगर आपको कुछ पैसा वापस भी कर रही है उससे मतलब नहीं है, पूरे पे जीएसटी लगेगा। सेम इन द केस ऑफ कसिनो के केस में ऐसा दे रखा है। कसिनो के केस में बाकी आप डिटेल में पढ़ना है ना, तो मेरा वैल्यूएशन चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखना है, ये बहुत शॉर्ट है। कसिनो के केस में भी ऐसा है, सपोज करो मैंने क्या किया, 50,000 रुपीज के टोकन खरीद लिए, टोकन बोल लो, कॉइन बोल लो, चिप्स बोल लो, कुछ भी खरीद लो। अभी मैंने क्या किया, 40,000 रुपए के टोकन तो यूज कर लिए, 10,000 रुपए के मैंने क्या किया, उनको बोल दिया कि आप मेरे को वापस रिफंड दे दो, मेरे को नहीं खेलना। पर वो जीएसटी पूरे 50,000 पे ही लगेगा, जीएसटी पूरे के पूरे 50,000 पे लगेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है नहीं है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? यही बात रूल नंबर 31C में दे रखी है, आप चाहो तो पढ़ के समझ सकते, ठीक है। आप चाहो तो इजीली पढ़ के समझ सकते हो। कोई भी अमाउंट अगर वो इन द फॉर्म ऑफ रिफंड वापस दे रहा हो किसी भी तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे एक्चुअल जितना अमाउंट लगाया उस पे ही जीएसटी देना पड़ेगा। वैल्यूएशन रूल 32 क्या बताता है और रूल 33 क्या बताता है? देखो 32 क्या बताता है, सिंपल सा है, मनी चेंजिंग वाला केस है। मनी चेंजिंग के लिए आप ये चार्ट रेफर करके चले जाओगे तो चलेगा। मनी चेंजिंग में दो मेथड है, रूल 32A, रूल 32B। आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। 32A के अंदर क्या लिखा है, बी के अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 32A के अंदर ऐसा बोल रखा है कि सपोज करो 32B अलग है, ए अलग है, बिल्कुल। 32A क्या बोलता है, मान के चलो कम से कम एक करेंसी तो इंडियन रुपीज है, तो इन्होंने बोला कि अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है तो उसमें से एडजस्ट कर लो। आप इसको देख लो, मेरे को लगता है नहीं है इसमें दिक्कत आएगी, आपको इजीली हो जाएगा। या आप इसको एक बार चार्ट को देख लोगे ना, 32 या 32B। बाकी आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो फिर कॉन्सेप्ट बाइट हेल्प नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट बाइट इज जस्ट फॉर द रिवीजन, तो आप मेरा रिवीजन वीडियो देखो, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये मनी चेंजिंग, एयर ट्रेवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब मार्जिन स्कीम और रूल 33, ये आप मेरे उस रिवीजन वीडियो से देखना। फिर मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर इतना डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो जो टेक्निकल वाला पॉइंट था ना वो मैंने आपको समझाया, स्पेशली वो 90% वाला पॉइंट था, और जो आपकी बार का अमेंडेड वाला पॉइंट था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये आपको पूरा ही डिटेल में देखना है तो फिर मेरा रिवीजन वीडियो देखो। बाकी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं। रूल 32 के अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस सबकी बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉज करके देख लो। इसके आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक में अरिहंत करके क्वेश्चन है, चिरायु और अरिहंत, वो क्वेश्चन आप इनको देख के जाना आप, ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियो तो है, वहां से देख सकते हो। मेरा पर्पस मेनली एम्फेसिस करना था वो 27, 28, 29 और 90% वाला कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, डिटेल में देखना है तो रिवीजन वीडियो देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।